33 हस्बैंड्स का अपने रूम से अपनी पत्नी द्वारा निकल जाना। उस हाल में एकदम शांति छाई हुई थी, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। अगर वहां पर एक सी भी गिरती तो सबके कानों में उसे सी के गिरने की आवाज बखूबी महसूस की जा सकती थी। अभी कोई कुछ भी कहता उससे पहले सभी के कानों में एक बूढ़ी मगर दमदार आवाज पड़ती है। यह आवाज किसी और की नहीं, दादाजी की थी, जो रुद्रम की तरफ देखते हुए अपनी बात नाराजगी के साथ कहते हैं, रुद्रम आप 2 दिन तक कहाँ थे? जब आप आ चुके थे राजस्थान तो आप यहाँ क्यों नहीं आए? दादाजी के साथ सभी को इस सवाल का जवाब सुनना था, क्योंकि सभी जानते थे कि रुद्रम सिर्फ दादाजी के ही सवालों का जवाब देगा। अभी सबके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि तभी सभी के कानों में एक कर्कश आवाज सभी के कानों में पड़ती है, मैं यहाँ अपने प्राइवेट विला में रुका हुआ था दादाजी, मुझे कुछ काम था और मैंने सोचा उसे काम को पहले खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर आते हैं। रुद्रम का जवाब सुनकर दादाजी पुरसुकून के साथ गहरी सांस लेते हैं और सभी को देखते हुए अपनी नजरें अपनी बड़ी बहू अस्वस्तिका जी की तरफ करते हैं और उनसे कहते हैं, बड़ी बहू डिनर का वक्त हो गया है, चलिए डिनर लगाए। 10 बजे तक तो सभी राठौर विला में डिनर कर लेते थे, लेकिन आज अभिनंदन जी को आने में देर हो गई थी, इसलिए सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इसलिए अभी 11:30 बज चुके थे और राठौर परिवार का एक रूल था कि सब लोग एक साथ में ही खाना खाएंगे, इसलिए सभी लोग एक दूसरे का इंतजार करते थे। और घर का रूल भी था कि सारे मर्द 10 बजे से पहले घर में आ जाएं, और ताकि घर के 10 बजे तक सभी लोग खाना खा सके और घर की औरतें जो सुबह भर से उठी रहती है उनको भी आराम करने का वक्त मिल जाए। लेकिन कभी कभार देरी हो जाती है, इसलिए दादाजी भी यह चीज पर सख्ती नहीं करते थे दितनी। खैर सभी लोग अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा देते हैं। डाइनिंग टेबल भी काफी बड़ा था। राठौर परिवार राजस्थान का बड़ा रईसी परिवार था। सभी लोग एक एक करके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और सभी लोग एक साथ शांति के साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सब लोग लिविंग हॉल में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद जब सब घड़ी में वक्त देखते हैं तो 12 बज चुके थे, 12 के पर ही हो रहे थे, इसलिए सभी अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा देते हैं। रुद्रम भी अपना कम 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ा देता है। राठौर हवेली में 3rd फ्लोर किसी और का नहीं रुद्रम का था। उसे फ्लोर पर शिवाय स्वस्तिका जी के जाने के अलावा किसी और की जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि रुद्रम को पसंद नहीं था कि उसकी प्राइवेसी में कोई भी खलल करे। इसलिए वहां पर बस 3 ही रूम था, एक रूम जिसमें पेंटिंग और म्यूजिक रूम दोनों था, और दूसरा रुद्रम का बेडरूम था, और तीसरा रुद्रम का जिम रूम था। रुद्रम अपने रूम में जाता है और जाकर सबसे पहले फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वह वापस अपने रूम में आता है और लेते ही वह किसी गहरी सोच में डूब जाता है। वही अभिनंदन जी और अस्वस्तिका जी का रूम। अभिनंदन जी इस वक्त व्हाइट कुर्ते और पजामे में थे और अस्वस्तिका जी इस वक्त मैरून कलर की नाइटी में थी, और अभिनंदन जी 10 वक्त अस्वस्तिका जी को गले लगाए हुए थे और अस्वस्तिका अभिनंदन जी को खुद से दूर कर रही थी। लेकिन अस्वस्तिका जी के काफी कोशिश करने के बाद भी अभिनंदन जी उससे दूर नहीं हो रहे थे, इसलिए अस्वस्तिका जी अभिनंदन जी को उनकी मनमानी करने देती हैं कि तभी भी उनके रूम में कोई बेधड़क चला आता है और अपने सामने का नजारा देखकर तुरंत पलट जाता है और वापस उस रूम से निकालकर अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देता है। वही थोड़ी देर बाद अस्वस्तिका जी अपने सामने खड़े अभिनंदन जी को देख रही थी, जो मासूम सी शक्ल बनाए उन्हें देख रहे थे और एक जगह पर खड़े हुए थे। स्वस्तिका जी अभिनंदन जी की देखते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में कहती है, बूढ़ हो गए हैं लेकिन अभी भी रोमांस करने का भूत नहीं उतरा है आपका। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी करने की उम्र है और यह खुद अभी जवानी में जी रहे हैं। अभिनंदन की नाराजगी से अस्वस्तिका जी की तरफ देखते हैं और आगे की बात कहते हैं, जिससे अस्वस्तिका जी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उनका मुंह खुला का खला रह जाता है। अभिनंदन की नाराजगी से अस्वस्तिका जी की तरफ देखते हैं और उनके करीब बढ़ते हुए अपनी बात कहते हैं, हम बीवी में तो अभी भी जवान हूँ और मेरे अंदर अभी भी इतना स्टेमिना है कि मैं तुम्हें रात भर खुद का नाम बोलने पर मजबूर कर सकता हूँ। अस्वस्तिका जी अभिनंदन जी की बात सुनकर उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह समझ गई थी कि अभिनंदन जी के कहने का मतलब क्या है। वही आस स्वस्तिका जी अभिनंदन जी तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है, उम्र हो गई है लेकिन अभी भी रोमांस पूरा करना आता है। बेशर्मी तो देखो, इनकी आय बड़े खाने वाले
अभी भी तुम हम खुद का नाम लेने पर मजबूर कर सकता हूँ रात भर हूँ। अभिनंदन जी अस्तिक जी की तरफ देखते हुए वैसे ही बेशर्मी भरे लहजे में बोले, जाने मन मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। अपने बेटे को अभी भी छोटा भाई दे सकता हूँ, इतना स्टेमिना है मुझ में। अस्वस्तिका जी गुस्से में अभिनंदन जी को तरफ देखती है। अभिनंदन जी अस्वस्तिका जी की आंखें देखकर एक पल के लिए डर जाते हैं और वह अपने आप को मजबूत बनाते हुए कुछ कहते हैं कि अगले ही पल अस्वस्तिका जी बेड से एक पिलो उठाती है और अभिनंदन जी की तरफ फेंकती है और अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर अभिनंदन जी की तरफ घूर कर देखते हैं और अभिनंदन जी बेचारगी से अस्वस्तिका जी की तरफ देखते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अभिनंदन जी से हिलाकर रूम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अस्वस्तिका जी कुछ पल तक उसे दिशा में देखती है जिस दिशा से अभिनंदन जी गए थे और अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उनके गालों पर लालिमा छा जाती है। वह जानती थी कि अभिनंदन जीवन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अभिनंदन जी और अस्वस्तिका जी की लव मैरिज हुई थी और उनका प्यार आज भी कायम था। दोनों ने अपना फिगर बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। उन दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि उनके बेटे भी इतने बड़े बड़े होंगे। वही अस्वस्तिका जी जिनकी उम्र 50 से 55 के बीच में थी, लेकिन उनके फिगर और उनकी खूबसूरती को देखकर लगता था कि वह आज भी 40 से 45 साल की है। वही अभिनंदन जी जो 55-60 साल की उम्र में थे, उनकी उम्र 50 से 55 का बीच में लगती थी। आज भी वह जवान थे। अब उम्र की बात कर लेते ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। दयानंद सिंह राठौर उनकी उम्र तकरीबन 77 साल, सरस्वती सिंह राठौर उनकी उम्र 74 साल, अभिनंदन जी इनकी उम्र 57 साल है और उनकी बेगम साहिबा की उम्र 55 साल है। सक्षम जी की उम्र 55 साल है और उनकी बेगम साहिबा की उम्र 53 साल है। स्वाति सिंह रायजादा उनकी उम्र 55 साल है। शुभम सिंह रायजादा इनकी उम्र 58 साल है। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। बाकी यह सक्षम जी की जोड़ीदार है, मतलब सक्षम जी और स्वामी जी ट्विंस है। अभिराज जी 53 साल के हैं और उनकी बेगम साहिबा 50 साल की है। अर्जुन जी 51 साल के हैं तो उनकी बेगम साहिबा 48 इयर्स की। लिसन एवरीवन, परिवार काफी लंबा हो गया, इसलिए हमने सोचा कि एक लोगों को हटा दिया जाए, तो कौशल्या जी को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि मतलब काफी लंबा परिवार हो जा रहा है और इतना लंबा मतलब कैरेक्टर में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अभिनंदन जी के 5 बच्चे हैं और 4 लड़का एक लड़की है, ठीक, और लड़की का नाम स्वाति सिंह रायजादा है, जिनकी रायजादा फैमिली में शादी हुई थी और इनका अब अपने परिवार से ताल्लुक है, लेकिन थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। और बाकी के बच्चों की उम्र की बात कर ली जाए तो सबसे पहले हमारे हीरो रुद्रम सिंह राठौर, उनकी उम्र 28 साल है और उसके बाद हीर सिंह राठौर, उसकी उम्र 25 साल है। सक्षम जी के भी 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं और लड़कों का नाम विराज और कृष्णा है। विराज की उम्र 26 साल है और कृष्ण की उम्र 24 साल है। अभिराज जी की 2 बेटियां हैं, एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल है, उसका नाम श्रेया है, और दूसरी जिसकी उम्र 21 साल है, वो पूवी है। और अर्जुन जी अर्चना जी का एक बेटा है जिसकी उम्र 18 साल है और उसका नाम है वैभव सिंह राठौर। आई होप आप सबको ये क्लेरिफिकेशन हो चुकी होगी सब चीज को लेकर, और हमें ये चीज भी क्लियर कर दी है कि इन लोगों की सिर्फ एक बहन है, वह है स्वाति सिंह रायजादा परिवार की है और अब यहाँ काम ही आना जाना होता है उनका, वह भी आपसी दुश्मनी के कारण। वेल बात कर ली जाए अब पढ़ाई की तो रुद्रम ने बिजनेस स्टडी की है और वह पूरा राठौर अंपायर संभालता है, और दूसरे नंबर पर राजावत अंपायर आता है और तीसरे नंबर पर रायजादा इंडस्ट्री आती है। अहीर ने लॉयर की स्टडी की है और वह राजस्थान का सबसे बड़ा लॉयर है। उसके बाद विराज राजस्थान का सबसे बड़ा डॉक्टर है क्योंकि उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है, और थर्ड कृष्णा अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है, उसके साथ वह ऑफिस वर्क में थोड़ा बहुत है। और दोनों लड़कियां, श्रेया ने अपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और इसका एक बुटीक है और उसकी एक कंपनी है जो काफी अच्छे कपड़े बनाती है, और पूर्वी वह अभी स्टडी अपनी कर रही है, उसे इन सब से हटके सिंगर बनना है क्योंकि उसे स्टडीज वगैरह में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। अब आते हैं कहानी पर। बहुत हो गया सबका इंट्रोडक्शन, बहुत हो गया। स्वस्तिका जी अपने रूम में अभिनंदन जी के जाने के बाद बेड पर लेट जाती है और वैसे ही सो जाती है। उन्होंने रूम के डोर को लॉक नहीं किया था जिसे अभिनंदन जी आ जाए, बाहर न रहना पड़े उनका। वहीं दूसरी तरफ सक्षम जी अपनी वाइफ सरला जी के
गले लगे हुए लेते थे और साला जी की अपने हस्बैंड के गले लगे हुए लेती थी। अचानक कि उनको अपनी कमर पर एक गुदगुदी का एहसास होता है और वह घर कर सक्षम जी को देखते हैं। सक्षम जी कुछ हरकत करते उससे पहले ही सरला जी उन्हें रूम से बाहर जाने को कहते हैं और वह भी काफी गुस्से में थे। आखिर सक्षम जी उनके साथ कोसी कोसी होने की कोशिश कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि सरला जी का तीज का व्रत है, और फिर भी सक्षम जी को सरल जी के साथ रोमांस करने का सोचा था। वही हाल इनका भी हुआ जो अभिनंदन जी का हुआ था। उनको भी उनके रूम से निकला था अस्वस्तिका जी ने, और यहाँ भी सरला जी सक्षम जी को अपने रूम से निकाल देती हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिराज जी का रूम, आलिया जी इस वक्त बेड पर बैठी कुछ कपड़े समेट रही थी और वही अभिराज जी उनके पीछे खड़े थे और वह अपनी आंखों में प्यार भरा एहसास लिए आलिया जी को पीछे से बाहों में भर लेते हैं, और आलिया जी जो काम में बिजी थी वह उनके ऐसे बाहों में पकड़ने से चीख उठती है। और वही अभी रात की उन्हें अपनी बाहों में समय पीछे से ही उनके नेक पर अपनी सर रखकर और आलिया जी के पेट पर अपनी पकड़ कर देते हम, और उनके गर्दन पर अपना सर रखकर वह थोड़ा सा रोमांस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे अनजान कि आलिया जी गुस्सा आ रहा था उनको, और वह अपना हाथ ले जाकर अभिराज जी के हाथ की तरफ रखनी है और झटके से अपने आप को छुड़ाकर घर कर अभिराज जी को देखते हैं। बदले में अभिराज जी अपना कदम एक और आगे बढ़ते कि उनके हाथ में एक तकिया और एक चादर आती है, और बदले में आलिया जी घूरते हुए उनको वैसे ही खड़ी रहती है जब तक अभिराज जी उसे रूम से निकल नहीं जाते। उनके जाने के बाद आलिया की डोर को अच्छे से लॉक करती है। लॉक करने के बाद वह अपना काम सबमिट कर बेड पर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन जी का कमरा का माहौल ही अलग था। इस वक्त अर्चना जी ने एक सिल्क नाइटी पहनी थी और वह अपना बाल समेटे हुए मिरर टेबल के सामने बैठी हुई थी, और उनके पीछे ही अर्जुन जी बैठे हुए थे जो फोन लेकर बैठे थे, लेकिन उनकी नज़रें बराबर अपनी बीवी अर्चना जी पर थी और वह चोर निगाहों से अर्चना जी को देख रहे थे। अर्चना जी भी मीरा टेबल से अर्जुन जी की सारी हरकतें देख रही थी। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वह जल्दी अपनी मुस्कुराहट को छुपा लेती है और वैसे ही अपने बालों को कंघी करती है और फिर अपनी जगह से खड़ी होती है। वह जब खड़ी होती है तो अर्जुन जी पीछे से आकर उनको अपनी बाहों में भर लेते हैं, और ऐसे बाहों में पकड़े जाने पर अर्चना जी थोड़ा कर्मासाथी है, लेकिन अर्जुन जी उनको नहीं छोड़ते, जिसके बदले में अर्चना की गहरी सांस लेती है और अर्जुन जी से कहती है, अर्जुन प्लीज मुझे छोड़िए, ये कोई उम्र है आपकी रोमांस करने की। अर्जुन जी वैसे ही अर्चना जी को बाहों में थामे हुए रहते हैं और वैसे ही बाहों थामे हुए काफी प्यार से कहते हैं, कम ऑन अर्चना, ऐसे मत बोलो वरना रात भर मेरी बाहों के नीचे लेटे तुम मेरा नाम देते हुए अपनी पूरी रात गुजरोगी। अर्जुन जी की बात सुनकर अर्चना जी गुस्से से अर्जुन जी को देखने लगती है और फिर बदले में उन्हें धक्का देते हुए कहती है, अर्जुन बिहेव योरसेल्फ, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम बूढ़े हो रहे हो, बुढ़ापे में जवान चढ़ रही है क्या। अर्चना जी की बात सुनकर अर्जुन जी मासूम नजरों से अर्चना जी को देखते हैं, लेकिन उनकी नजरों का कोई फायदा नहीं होता। अर्चना जी वैसे ही अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहती है, अर्जुन आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, और वैसे भी मेरा फास्ट है और मुझे कल फास्ट कंप्लीट करना है, इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज इस रूम से भी चले जाएं, क्योंकि मुझे पता है रात के वक्त आपका हाथ आपके बस में नहीं रहता है। अगले ही पल अर्चना जी अर्जुन जी की हाथों में एक तकिया और एक ब्लैंकेट थमाकर उन्हें रूम से बाहर निकाल देती है और रूम का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद कर लेते हैं। वही अर्जुन जी अपने रूम से निकलने के बाद अपनी नजर इधर राइट साइड तरफ देखते हैं तो उनके भाई खड़े थे, जिनके हाथों में तकिया और पतली सी चादर थी, और वह लोग गुस्से भरी नजरों से दरवाजे को देख रहे थे अपने रूम के, जो अब लॉक था पूरी तरह से। ये देखो गहरी सांस लेते हैं और एक दूसरे को देखकर नागवरी में सर हिलाकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वही सेकंड फ्लोर पर खड़े कृष्णा, विराज और आहिल, श्रेया और पूर्वी यह सब नज़ारा देखकर हंस रही थी, क्योंकि अक्सर यही होता था, उनके फादर रोमांस के मूड में होते थे और उनकी माँ अपने हस्बैंड को रूम से निकाल देती थी। 34 रेहान के मन की उलझन। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन जी का कमरा का माहौल ही अलग था। इस वक्त अर्चना जी ने एक सिल्क नाइटी पहनी थी और वह अपना बाल समेटे हुए मिरर टेबल के सामने बैठी हुई थी, और उनके पीछे ही अर्जुन जी बैठे हुए थे जो फोन लेकर बैठे थे, लेकिन उनकी नज़रें बराबर अपनी बीवी अर्चना
जी पर थी और वह चोर निगाहों से अर्चना जी को देख रहे थे। अर्चना जी भी मीरा टेबल से अर्जुन जी की सारी हरकतें देख रही थी। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वह जल्दी अपनी मुस्कुराहट को छुपा लेती है और वैसे ही अपने बालों को कंघी करती है और फिर अपनी जगह से खड़ी होती है। वह जब खड़ी होती है तो अर्जुन जी पीछे से आकर उनको अपनी बाहों में भर लेते हैं और ऐसे बाहों में पकड़े जाने पर अर्चना जी थोड़ा कर्मसाती है, लेकिन अर्जुन जी उनको नहीं छोड़ते, जिसके बदले में अर्चना की गहरी सांस लेती है और अर्जुन जी से कहती है, अर्जुन प्लीज मुझे छोड़िए, ये कोई उम्र है आपकी रोमांस करने की। अर्जुन जी वैसे ही अर्चना जी को बाहों में थामे हुए रहते हैं और जैसे ही बाहों में थामे हुए काफी प्यार से कहते हैं, कम ऑन अर्चना, ऐसे मत बोलो वरना रात भर मेरी बाहों के नीचे लेटे तुम मेरा नाम देते हुए अपनी पूरी रात गुजरोगी। अर्जुन जी की बात सुनकर अर्चना जी गुस्से से अर्जुन जी को देखने लगती है और फिर बदले में उन्हें धक्का देते हुए कहती है, अर्जुन बिहेव योरसेल्फ, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम बूढ़े हो रहे हो, बुढ़ापे में जवान चढ़ रही है क्या। अर्चना जी की बात सुनकर अर्जुन जी मासूम नजरों से अर्चना जी को देखते हैं, लेकिन उनकी नजरों का कोई फायदा नहीं होता। अर्चना जी वैसे ही अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहती है, अर्जुन आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और वैसे भी मेरा फास्ट है और मुझे कल फास्ट कंप्लीट करना है, इसलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज इस रूम से भी चले जाएं, क्योंकि मुझे पता है रात के वक्त आपका हाथ आपके बस में नहीं रहता है। अगले ही पल अर्चना जी अर्जुन जी की हाथों में एक तकिया और एक ब्लैंकेट थमाकर उन्हें रूम से बाहर निकाल देती है और रूम का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद कर लेते हैं। वहीं अरुण जी अपने रूम से निकलने के बाद अपनी नजरें इधर राइट साइड तरफ देखते हैं तो उनके भाई खड़े थे, जिनके हाथों में तकिया और पतली सी चादर थी और वह लोग गुस्से भरी नजरों से दरवाजे को देख रहे थे अपने रूम के, जो अब लॉक था पूरी तरह से। ये देखो गहरी सांस लेते हैं और एक दूसरे को देखकर नागवरी में सर हिलाकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वही सेकंड फ्लोर पर खड़े कृष्णा, विराज और आहिल, श्रेया और पूर्वी यह सब नजारा देखकर हंस रही थी, क्योंकि अक्सर यही होता था, उनके फादर रोमांस के मूड में होते थे और उनकी माँ अपने हस्बैंड को रूम से निकाल देती थी। आज भी वही हुआ, आज भी उन सभी के अंदर अपनी बीवी के प्रति रोमांस का कीड़ा जगा और उनकी बीवियों ने उनका रूम से निकाल दिया। वह इसलिए निकल क्योंकि कल तीज का व्रत रखा था सभी ने और उनके हस्बैंड करने वाले था, इसलिए उनको मजबूरन अपने रूम से निकलना पड़ा, क्योंकि वह भी जानती है अगर उनके हस्बैंड एक बार मूड में आ जाए तो दोबारा उन लोगों को रोकना नामुमकिन था। और वह लॉन भी जाया करते थे अपने हस्बैंड के साथ, इसलिए थोड़ा सा ख्याल करते हुए वह लोग अपने रूम से निकाल देते। हम उन लोगों को चाहिए सारे मर्द इकट्ठा होकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर नागवरी से कर हिलाते हुए अपने भारी कदमों के साथ गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाते हैं और वही सेकंड फ्लोर पर खड़े उनके बच्चे उनको देखकर मुस्कुराते हैं और अपने पापा के गेस्ट रूम में जाने के बाद उसे सभी खुलकर हंस पड़ते हैं, क्योंकि वह सभी जानते थे कि कितनी मुश्किल से उन्होंने खुद को और खुद की हंसी को कंट्रोल कर रखा था। असल में सब इसलिए खड़े थे क्योंकि पूर्वी अपने घर में भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो इसलिए वह अपनी बड़ी माँ के रूप में जाती है। उसे कुछ काम था, वही गई थी अभिनंदन जी और स्वस्तिका जी के रूप में। जब अभिनंदन जी अस्वस्तिका जी को गले लगाए हुए खड़े थे, वह जो बाहर आती है तो उसे उसकी बड़ी बहन मिल जाती है और वह अपनी बड़ी बहन से बताती है और हंसने लगती है और उसके बाद फिर सभी भाई बहन इकट्ठा होकर मतलब देख रहे थे कि वह लोग जानते थे कि हर बार यही होना है। हर बार उनके दादा लोग को उनकी माँ अपने रूम से निकाल देती, क्योंकि जब जब उन लोगों का कीड़ा रोमांस का जगत था तब तक उन्हें रूम से निकल जाया करता था। वही सब हंस के एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं। श्रेया जब अपने रूम में आती है तो वह सबसे पहले अपना फोन चेक करती है और फोन पर आए मैसेज को देखकर वह मुस्कुराती है और कुछ वक्त तक मुस्कुराते हुए वैसे ही बात करने लगती है और बात करने के बाद वह अपना फोन साइड टेबल पर रखकर वैसे ही सो जाती है, क्योंकि श्रेया ने भी आज तीज का व्रत रखा हुआ था। यह बात घर में किसी को नहीं पता थी। वहीं दूसरी तरफ राजावत हवेली में इस वक्त सभी लोग सभी जेंट्स मतलब अपना डिनर करके अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और सारी लेडीज पहले से ही वही थी सुबह होने वाली पूजा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सुबह में सारी पूजा होनी थी और सुबह में ही उन लोगों को अपना व्रत भी खोलना था, तो उसी के लिए सारी तैयारियां हो रही थी।
अब आ जाते हैं राजावत फैमिली की थोड़ी इंट्रोडक्शन। योजक चिन्ह एक बार फिर से हो जाए। राजवर्धन राजावत, उनकी उम्र भी तकरीबन 75 साल है और उनकी बीवी सुनंदा राजवर्धन राजावत, उनकी उम्र 72 साल है। अखंड राजावत, उनकी उम्र 56 है और उनकी बेगम साहिबा आकृति की उम्र 53 है। इनको भी 2 बच्चे हैं, एक अस्तित्व राजावत और दूसरा उनकी बेटी आस्था राजावत। अस्तित्व की उम्र तकरीबन 28 साल है और आस्था की उम्र 24 साल है। ओमकार राजावत, इनकी उम्र 54 है और उनकी बेगम साहिबा सोनाली राजावत की उम्र 52 है। इनकी एक ही बेटी है और वह है मीरा राजावत, जिसकी उम्र 23 साल है। आयुष्मान राजावत, इनकी उम्र 53 है और उनकी बेगम साहिबा अर्पित की उम्र 50 है और उनके 2 बच्चे हैं, ऋषभ और अभिषेक। इन दोनों की उम्र तकरीबन 1 साल का डिफरेंस है, जहां 27 साल का अभिषेक है और 26 साल का ऋषभ है। आई होप आप सबको उम्र और नाम क्लियर हो गए होंगे सबके। इससे पहले वाले चैप्टर में राठौर फैमिली का इंट्रोडक्शन और उम्र क्लियर कर दिया था और अभी इस चैप्टर में यह चीज क्लियर कर दी है। और कहानी में हम बता दे कि आगे चलकर बुआ जी का भी जिक्र होगा, उनके बच्चों का भी जिक्र होगा, इसलिए कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। अब आते हैं कहानी पर। सभी जेंट्स डिनर करके अपने रूम में जा चुके थे और वही अस्तित्व का रूम। अस्तित्व अपने रूम में बैठा अपने फोन चला रहा था। इस दौरान उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और वह अपने फोन में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। कुछ ही वक्त में वह फोन अपने साइड में रखकर अपना लैपटॉप उठा लेता है और उसमें अपना काम करने लगता है। आस्था के रूम में इस वक्त आस्था अपने बेड पर बैठी थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी। पुलिस स्टाफ वह काफी कुछ चीज सोच रही थी जो शायद उसके दिमाग पर गहरा असर कर रही थी और इस दौरान उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बार बार आ रही थी और हर बार गहरी होती जा रही थी। वही मीरा अपने रूम में बैठी थी और इस वक्त वह अपने सर की पट्टी खोलकर मिरर के सामने बैठी थी और अपने चोट के निशान को देख रही थी। इस वक्त उसके चोट का निशान दिख रहा था, लेकिन मीरा अपने हाथ में एक ट्यूब लेकर बैठी थी। वह ट्यूब एक मेडिसिन थी जो अस्तित्व ने उसे लाकर दी थी, यह कहकर कि वह इस दवा को लगाएगी तो जो दाग था वह भी है जाएगा। मीरा उसे दवाई को अपने माथे पर लगती है और फिर एक नज़र खुद को देखकर गहरी सांस लेती है और अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा देती है। बालकनी की तरफ जाकर मीरा वही झूले पर बैठ जाती है और उसे चांद को निहारने लगती है। मीरा का अब रोज का हो गया था। वह डिनर करने के बाद अक्सर यही रहा करती थी। उसे शांति भारी जगह में उसे सुकून मिलता था और वह पेंटिंग जो रूट्रम की उसने बनाई थी वह आज भी उसी जगह रखी हुई थी और पूरी तरह से सूख गई थी। मीरा उसे पेंटिंग को काफी गौर से देख रही थी, न जाने वह क्या सोच रही थी, ये वही जाने, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वह काफी कुछ सोच रही है। मीरा वैसे ही पेंटिंग को देखते देखते हुए उसकी आंख भरी हो जाती है और वह वैसे ही झूले पर सो जाती है। दूसरी तरफ रायजादा इंडस्ट्री में कम से कम 40 वाले की बिल्डिंग थी वो और 39th फ्लोर पर एक केबिन था। उस केबिन में 10 CEO केबिन लिखा हुआ था और केबिन के अंदर का माहौल बिल्कुल गम था और वहां की रखी हुई सारी चीज काफी एक्सपेंसिव थी और उस केबिन में बैठा एक शख्स काफी तेजी से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चल रहा था और उसकी आंखें हद से ज्यादा गुस्से से लाल थी और वह काफी तेजी के साथ काम करने लगता है। कुछ ही वक्त में वह लैपटॉप की स्क्रीन को घूमते हुए गहरी सांस लेता है और अपनी चेयर से उठकर उसे ग्लास विंडो की तरफ चला जाता है। विंडो के पास जाकर वह पूरा राजस्थान का नज़ारा देख रहा था। यह कोई और नहीं रेहान था जो कुछ दिन पहले ही राजस्थान आया था। राजस्थान में उसकी पूरी फैमिली रहती थी। रेहान राय ज्यादा फैमिली से बिलोंग करता था और यह वही राय ज्यादा फैमिली है जी। फैमिली में राठौर फैमिली की बेटी की शादी हुई थी। सिर्फ नाम के ही समझो थे रायजादा फैमिली और राठौर फैमिली, लेकिन इनमें समाधि जैसा कुछ भी नहीं था। इनके बीच पनपती बरसों पुरानी दुश्मनी आज भी कायम थी और ये दुश्मनी की क्या वजह थी किसी को नहीं मालूम था, सिवाय घर के बड़े बुजुर्गों के। पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुश्मनी आज भी चलती चली आ रही थी और यही हाल था कि रायजादा परिवार की राजावत परिवार से भी दुश्मनी हो गई। जब राठौर फैमिली और रायजादा फैमिली रिश्ते में बंधी तो सबको यूं ही लगा कि अब दुश्मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जैसे दुश्मनी और बढ़ गई थी। हाँ, उससे पहले दोस्ती का माहौल हुआ करता था। बरसों पुरानी दुश्मनी को भूलकर राजावत फैमिली के हेड राजवर्धन राजावत और राठौर फैमिली के हेड दयानंद सिंह
राठौर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था रायजादा फैमिली की तरफ, लेकिन ये दोस्ती सिर्फ कुछ ही पलों की थी और उसके बाद फिर से वही दुश्मनी कायम हो गई। इस बार हद से ज्यादा कायम हो गई। कहने को तो दयानंद जी ने अपनी बेटी दी थी रायजादा फैमिली में, लेकिन समाधि वाला उन्होंने कभी कोई रिश्ता नहीं रखा राठौर फैमिली से। राठौर फैमिली से अगर फर्क पड़ा तो उसका असर राजावत फैमिली पर भी दिखा, इसलिए राठौर फैमिली और राजावत फैमिली रायजादा फैमिली से अलग हो गए। खैर, रेहान अपने ऑफिस में बैठा राजस्थान को देख रहा था। उसे भी इनविटेशन आया था राजस्थान के होने वाले हुकुमसा ने भेजा था। वह जानता था कि राठौर फैमिली भी वहां मौजूद रहेगी और राजावत फैमिली भी रहेगी, लेकिन हाँ, इन सब में एक खास बात यह थी कि उन्होंने आपसी दुश्मनी की वजह से बिजनेस में किसी चीज का फर्क पड़ने नहीं दिया था। उनकी आपसी दुश्मनी की वजह से उनकी बिजनेस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए पार्टी होती थी तो सभी शामिल होते थे ताकि किसी को यह ना लगे कि राजस्थान के राजघराने में ताल्लुक रखने वाली इतनी बड़ी फैमिली के बीच आपसी मतभेद है। राजस्थान रेहान इसलिए भी आया था कि उसे हुकुमसा इनविटेशन भेजा था। राठौर फैमिली राजस्थान की सबसे बड़ी और उच्च घराने की फैमिली थी और इन्हीं का सिक्का चलता था राजस्थान पर। उनके बाद अगर किसी की हुकूमत होती तो वह राजावत फैमिली की होती और उसके बाद कहीं जाकर रायजादा परिवार आता था। रेहान अपनी केबिन में मौजूद राजस्थान के नज़ारे को देख रहा था। इस वक्त रात हो चुकी थी और आसमान में चांद तारों के साथ आया हुआ था और पूरे राजस्थान में एक शांति पसरी हुई थी और इस शांति में रेहान का दिल बेतहाशा शोर कर रहा था। न जाने क्यों उसे जब से पता चला था कि मीरा एक रॉयल प्रिंसेस है, तब से वह न जाने क्यों मीरा के बारे में ही सोच रहा था। खैर, उसने कभी मीरा पर ध्यान दिया ही नहीं था पहले, अभी वह ध्यान नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि आपसी परिवार में दुश्मनी है, लेकिन वह इन दुश्मनी के बीच नहीं आना चाहता था। वो जानता था कि राठौर परिवार उसका अपना परिवार है, लेकिन उसके दादाजी के आगे, उसके पिताजी के आगे कहाँ किसी की चलती थी। खैर, रेहान एक नज़र उसे राजस्थान को पूरे देखकर अपनी नज़र वापस के दिन की तरफ करता है और अपने कदम के बिन से निकालकर लिफ्ट की ओर बढ़ता है। उसके साथ इस वक्त उसके बॉडीगार्ड और उसका पर्सनल असिस्टेंट रोहन था और उसका बॉडीगार्ड भी उसके साथ ही चल रहा था। कुछ वक्त में वह लोग ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और रेहान अपने कदम अपनी कार की तरफ बढ़ा देता है। रेहान अपनी कार की पीछे वाली बैक सीट पर बैठा हुआ था और पैसेंजर सीट पर रोहन था और ड्राइविंग सीट पर इस वक्त बॉडीगार्ड था उसका एक, और रेहान की कार के पीछे 2-3 कार और चल रही थी। रेहान अपनी आंखें बंद किया अपनी कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था कि उसके आंखों के सामने अब तक जो भी हुआ वह सब सीन घूमने लगा था। मीरा का उसके प्यार में पड़ने, मीरा का रेहान के आगे पीछे घूमना और जहां रेहान दिखे उसे चिपकती रहना। और रेहान उसे इसलिए भी ठुकराता था क्योंकि मीरा के बारे में उसे कुछ नहीं पता था और उसे वक्त मीरा अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुंबई में रह रही थी। आइडेंटिटी के साथ साथ वह अपना रंग रूप भी छुपा कर रह रही थी। यह भी एक बड़ी वजह थी कि पहले बुक अपने डार्क कलर के पीछे अपना गोरा रंग छुपा कर रखती थी। इस वजह से भी रेहान उससे बहुत ज्यादा चढ़ता था। लेकिन खैर, जब से मीरा अपने असली रंग रूप में आई थी, एक बार भी उसने रेहान की तरफ पलटकर नहीं देखा था और न ही रेहान के बारे में किसी से भी जिक्र किया था और न ही रेहान की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखी थी। यही चीज न जाने क्यों रेहान के मन में सवाल पैदा कर रहा था, लेकिन वह इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहता था। वह इन सभी चीजों को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन उसके मन से यह बात निकल ही नहीं रही थी। वह चाह कर भी निकल नहीं पा रहा था। आखिर क्या होगा रेहान का और किसी नतीजे पर पहुंचेगी रेहान। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।